देहिका का नाम ये कंबोधिमाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं आपकी जेब से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर के और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए। वो खबरें कैसे आपके जीवन को, आपकी जेब को प्रभावित करेंगी, इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हर रोज़ की तरह मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जुड़ चुके हैं। और अंशुमान सर इस समय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपुल जी, तो आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि आज कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। मॉनसून को लेकर के लगातार हमारी पैनी निगाह बनी हुई है और सबसे पहले इस पर ये जो सबसे बड़ी खबर है इस पर हम बातचीत भी करेंगे आज कि मॉनसून का किस तरीके से सूखे का खतरा गहराया हुआ है। इसके अलावा भारत से कितना आगे है चीन, क्या कुछ रिपोर्ट सामने निकल के आई है, विस्तार पूर्वक करेंगे इस पर भी चर्चा। क्यों नहीं बढ़ रही है IT नौकरी में पगार, जी हाँ, आखिर में इसके पीछे कारण क्या है, इसका भी विश्लेषण अंशुमान सर से हम करवाएंगे। साथ ही साथ शेयर बाजार में बढ़ेगा PF का निवेश, इसका किस तरीके से फायदा आपको होगा या फिर रिस्क बढ़ेगा, इसका भी होगा विश्लेषण। साथ ही साथ कच्चे तेल में जोरदार उबाल देखने को मिल रहा है, क्या है उसके पीछे वजह, और साथ ही साथ क्या बदलेगा लैपटॉप इंपोर्ट का नियम, इसको लेकर के काफ़ी जोर शोर से तैयारी की गई थी, लेकिन अब आखिर में क्या कुछ हो रहा है, पूरी खबर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे मानसून से जुड़ी खबर के साथ। मानसून सीजन में बरसात की कमी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि बारिश की कमी का आंकड़ा बढ़कर 11% हो गया है। 1 जून से 3 सितंबर तक देश भर में औसतन 639.1 मिलीलीटर बरसात दर्ज की गई, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 721.1 मिलीलीटर बरसात होती है। अगस्त के दौरान देश भर में सामान्य के मुकाबले 36% कम बरसात हुई है और अब सितंबर की शुरुआत भी कमज़ोर बरसात के साथ ही देखने को मिली है। इसके अलावा मानसून से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर है, उसका भी रुख कर देते हैं। मानसून की कम बरसात का असर खरीफ फसलों की खेती पर भी देखने को मिल रहा है। धान और मोटे अनाज को छोड़ अन्य अधिकतर फसलों की खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 1 सितंबर तक देश भर में खरीफ दलहन का रकबा 11 लाख हेक्टेयर पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा खरीफ तिलहन और कपास की खेती भी पिछले साल से कम है। हालांकि धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 14 लाख हेक्टेयर आगे है। 1 सितंबर तक 398 लाख हेक्टेयर में धान की खेती दर्ज की गई है। अंशुमान सर, आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग तो ये कह रहा था कि मानसून वापसी करेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। ऐसे में फसलों को लेकर के अब किस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है? विपुल, थोड़े बहुत आंकड़े कहीं से मौसम विभाग की तरफ से आ रहे हैं जहां हमने कुछ इलाकों में बारिश की वापसी देखी है, लेकिन जो मौजूदा आंकड़ा हमारे सामने है वो सूखे की तरफ इशारा करता है। जैसा हम पहले भी इस कार्यक्रम में बता चुके हैं कि 30% से कम बारिश होना तकनीकी तौर पर किसी महीने में सूखे का संकेत है मानसून के बीच में। अब जो रेन डिफिशियंसी का या जो बारिश की कमी का आंकड़ा मौसम विभाग की तरफ से अलग अलग सब डिविजन के माध्यम से आया है, उस आंकड़े को मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें भारत का जो ओवरऑल रेन डिफिशियंसी है, पानी की कमी है, बरसात की कमी, वो 11% है। करीब सेंट्रल इंडिया में 12% के आसपास का शॉर्टफॉल है, मध्य भारत में, जहां से दलहन की और तिलहन की प्रमुख फसल आती है। 14% की बरसात की कमी प्रायद्वीपीय भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में दिखाई दे रही, जो कि अप्रत्याशित है मानसून के तौर पर। और जो धान की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभावी इलाका है उत्तर का, वहां कमी 18% के आसपास है। तो ये तो देश का नक्शा है, जिस नक्शे के आधार पर अगस्त का महीना जो बीता, वहां 123 साल में सबसे कम बारिश हुई। अब चुनौती यह है कि क्या सितंबर के अगले 2 हफ्तों में बारिश रिवाइव होगी कि नहीं होगी। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से और पैमानों के हिसाब से देखें तो भारत को इस मानसून को सामान्य घोषित करने के लिए 92% का रेंज चाहिए। सामान्य की 92% रेंज सितंबर के महीने में चाहिए। और अगर ऐसी बारिश नहीं होती है तो फिर भारत को तकनीकी तौर पर या आधिकारिक रूप से आंकड़ों के हिसाब से सूखा या ड्राउट डिक्लेयर करना पड़ेगा। दोनों तरफ की बातें हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश होगी, लेकिन आंकड़े इस तरीके का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अल नीनो की ताकत अब बढ़ना शुरू हुई है, जैसा कि संभावना थी अगस्त के महीने के बाद से, और कई सारे पैचेस में सूखा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये मानसून के मोर्चे से खबर है। खरीफ का आंकड़ा विपुल ने आपको बताया। खरीफ की स्थिति कमोबेश वैसी ही है जैसी पिछले हफ्ते थी। रकबा ज्यादा है, लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने इसलिए महत्वपूर्ण है कि रकबा कितना भी हो, बुवाई कितनी भी हो, फसल और पैदावार कितनी होगी, इस बात पर निर्भर करेगा कि अगस्त या सितंबर में बारिश की स्थिति, खासतौर से सितंबर में बारिश की स्थिति क्या रहती है। अगस्त का तो
लगभग सूखे की परिस्थिति बन गई है। तो अगस्त में लगभग सूखे की स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। इधर अगस्त के दौरान बारिश की कमी की वजह से ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा के तहत रोजगार मांगने वालों की संख्या 20% तक बढ़ गई है। अगस्त के दौरान देश भर में मनरेगा के तहत 1.91 करोड़ से ज़्यादा परिवारों ने रोजगार की मांग की है, जो अगस्त 2022 के मुकाबले 20% ज़्यादा है और 9 वर्षों में अगस्त के दौरान सबसे अधिक मांग देखने को मिल रही है। सर, बुआई के सीजन के अंदर मनरेगा का ये आंकड़ा जो देखने को मिल रहा है, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या बता रहा है ये? ये एक और सबूत है इस बात का कि कृषि क्षेत्र में ये मानसून का मौसम अच्छा नहीं गया। भारत में वैसे भी जो सूखे के 16 साल रहे उनमें 10 साल एल निनो के ही थे। जिन जिन सालों में एल निनो रहा उन सालों में सूखा जरूर रहा है भारत में। तो अगर आप मानसून के बारिश के आंकड़ों और बुआई के आंकड़ों के साथ चलते चलते लेबर के आंकड़े या जॉब के आंकड़े या रोजगार के अवसरों के आंकड़े भी देखें तो मनरेगा से अच्छा कोई पैमाना नहीं होता। मनरेगा भारत में ग्रामीण बेरोजगारी का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है। अगर वहां मांग ज्यादा है तो इसका मतलब है कि रोजगार नहीं है। गांवों में खेती में या बुआई के रोजगार नहीं, और शहरों में तो खैर रोजगार नहीं ही है। कोविड के बाद उनकी वापसी नहीं हुई है। और अगर वहां रोजगार बनना शुरू होते तो मनरेगा की के डिमांड कम होती है। बीच बुआई के सीजन में सोइंग के मौसम में मनरेगा में में रोजगारों की बढ़ोतरी ये बता रही है कि ग्रामीण इलाकों में बुआई की गतिविधियां वैसी नहीं है, उस तरीके की नहीं है जो सामान्य रूप से मानसून के तौर पर देखी जाती। ये एक और चिंता का विषय है क्योंकि इससे दो तरीके के दबाव बनते दिखाई दे रहे हैं व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए। एक तो ग्रामीण इलाकों में खरीफ के मौसम में बुवाई के जरिए जो इनकम में बढ़ोतरी होती है वो त्योहारी मौसम पर खरीद के तौर पर सामने आती है। ग्रामीण इलाकों से जो कंज्यूमर गुड्स की मांग आती है, गोल्ड की मांग आती है या बाकी सामानों की मांग आती है, वो अब नहीं दिखाई दे रही। मनरेगा का आंकड़ा देखकर यहाँ मुंबई में बैठा हुआ कोई भी एफएमसीजी कंपनी का एग्जीक्यूटिव या अधिकारी यह समझने की कोशिश करेगा कि भारत के ग्रामीण इलाकों से इस बार किस तरीके की मांग आने की संभावना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने मनरेगा का बजट इस साल कट किया था। उम्मीद थी कि अब ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बेहतर होंगी। जो बचा हुआ सरप्लस लेबर है वो शहरों की तरफ आएगा और शहरों में भी काम मिलना शुरू होगा। लेकिन अब ये गणित भी थोड़ा सा पटरी से उतरता दिखाई दे रहा है। हाल में सरकार को कहना भी पड़ा है कि मनरेगा में यदि और ज्यादा धन की जरूरत होगी तो दिया जाएगा, क्योंकि अगर सूखा स्थापित होता है विपुल, अगर इस बात की संभावना बनती है सितंबर के मध्य तक 15-16 सितंबर तक ये तस्वीर बन जाएगी कि भारत में सूखे का माहौल है कि नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मनरेगा के लिए और ज्यादा आवंटन की जरूरत पड़ेगी। मनरेगा में और ज्यादा पैसा बजट से डालने की जरूरत होगी। जी। इस बीच प्याज की कीमतों में बीते एक महीने के दौरान जोरदार उछाल देखने को मिला है। देश भर में प्याज के कारोबार के लिए सबसे प्रमुख समझी जाने वाली कृषि उपज मंडी महाराष्ट्र के लासलगांव में बीते एक महीने के दौरान कीमतों में 60% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। 1 अगस्त को लासलगांव मंडी में प्याज का औसत भाव 1370 रुपये प्रति क्विंटल था, जो कि 1 सितंबर को बढ़ करके अब 2201 रुपये हो गया है। तो लगातार प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, आपसे जानना ये चाहेंगे कि सरकार ने भाव को कंट्रोल करने के लिए कई सारे कदम उठाए, लेकिन फिर भी लगातार भाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? जो मांग और आपूर्ति का संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है प्याज में भी, और प्याज एक सेंसिटिव फसल भी है और राजनीतिक रूप से भी ज्यादा संवेदनशील है। सरकार की कोशिश थी कि वो स्टॉक लिमिट लगाए, सरकार की कोशिश थी कि वो निर्यात की सीमाएं तय करे, लेकिन ऐसा कुछ असर होता दिखाई नहीं दिया। जो प्रमुख मंडी है जहां से महाराष्ट्र की जिन मंडियों से सूचनाएं आ रही हैं वे कीमतें बढ़ने की ही हैं। यानी जिस बात की आशंका थी ना विपुल, जुलाई के अंत में जो हम लोग मनी सेंट्रल में लगातार चर्चा में कह रहे थे कि अगस्त सितंबर के बाद से प्याज की कीमतें और सब्जियों की कीमतों में इजाफा होगा, वो अब सरकार के दखल के बाद भी रुकता नहीं दिख रहा है। और इसलिए हमें भारत की जो खुदरा महंगाई का आंकड़ा हमारे पास आएगा उसमें सब्जियों वाली महंगाई, जिसे कम होने की उम्मीद रिजर्व बैंक गवर्नर ने बड़ी उम्मीद और आशा के साथ कहा था कि सब्जियों की महंगाई में कमी होगी, वो शायद हमें होती नहीं दिखाई देगी, क्योंकि प्याज एक बड़ा फैक्टर है जो सब्जियों की महंगाई को ओवरऑल पूरी खाद्य महंगाई को ऊपर रखेगा। और इधर अब भारत की तरफ से चावल के निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों और प्रमुख चावल उत्पादक देशों में अल नीनो की वजह से गहराती सूखे की आशंका से ग्लोबल मार्केट में चावल की कीमतें 15 साल की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। एशियाई बाजारों में चावल का बेंचमार्क भाव
$646 प्रति टन पर पहुंच गया है, जो कि 2008 के बाद सबसे ऊपरी स्तर है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चावल निर्यात की पाबंदियां लगातार वहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसकी वजह से यहां पर अब भी कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस बीच सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को इक्विटी और संबंधित निवेश से आय को शेयर बाजार में फिर से निवेश करने की मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में यह कहा गया कि निवेश की राशि तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इक्विटी में ईपीएफओ का निवेश केवल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ के जरिए होता है। 31 जुलाई तक कुल निवेश 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वर्तमान में ईपीएफओ के 6.5 करोड़ से अधिक सदस्य यहां पर मौजूद हैं। सर, इस फैसले का बाजार पे किस तरीके का असर आप देख रहे हैं? शेयर बाजार को इस फैसले से काफी उम्मीद है, पर चावल की अंतर्राष्ट्रीय मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखना जरूरी है, भारतीय बाजार की दृष्टि से भी और भारतीय महंगाई की दृष्टि से भी, कि थाईलैंड में भी सूखे की चेतावनी की घोषणा कर दी गई है। फिलीपींस में किसानों ने चावल की या धान की बुवाई रोकी है क्योंकि वहां पर पानी की कमी है और सूखे का खतरा है। केवल चीन में थोड़ी परिस्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन दुनिया भर में चावल के बाजार की जो महंगाई है वो ट्रैवल करके, यात्रा करते हुए दुनिया के हर देश के भीतर आएगी। ईपीएफओ का फैसला लंबे समय से प्रस्तावित था। पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से इस पर चर्चा चल रही थी कि भारत का जो भविष्य निधि संगठन है वो जब इक्विटी या बाकी इन्वेस्टमेंट्स में या बाकी ईटीएफ इन्वेस्टमेंट में अपना निवेश बेचता है तो उसे दोबारा निवेश करने के लिए छूट दी जानी चाहिए स्टॉक मार्केट में या शेयरों में। सरकार ने जो नई अधिसूचना जारी की उसकी भाषा में बदलाव किया और उस भाषा में बदलाव के जरिए कहा गया है कि जो रिडम्पशन से या सेल ऑफ इक्विटी एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स यानी ईटीएफ में लगाए हुए पैसे की वापसी हो या बिक्री हो, उस पैसे का शेयर बाजार में निवेश किया जा सकता है। इससे शेयर बाजार को नए निवेश की उम्मीद बंधी है। शेयर बाजार में थोड़ा ज्यादा पैसा निवेश के लिए पहुंचेगा। इसमें रिस्क भी है, पर सरकार ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन से कहा गया है कि उसके लिए जो निर्धारित निवेश की सीमा है उस सीमा से बाहर ये निवेश नहीं जाना चाहिए। चलिए, इसमें रिस्क भी है, रिटर्न भी बेहतर मिल सकते हैं और शेयर बाजार के लिहाज से थोड़ी सकारात्मक खबर है कि थोड़ा सा और निवेश यहाँ पर देखने को मिलेगा। इधर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी के तहत बिकने वाली कंपनियों से रिकवरी को बढ़ाने के लिए सरकार कंपनी की वैल्यूएशन के नियमों में बदलाव कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी मामलों का मंत्रालय इसके लिए रेगुलेटरी नियमों में बदलाव पर काम कर रहा है। भारत के इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ने भी संपत्ति की वैल्यूएशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने की सिफारिश की गई है। सर, आईबीसी के नियम को आखिर में बदलने की नौबत आई क्यों? विपुल, ये थोड़ी तकनीकी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण खबर है। देर आयद दुरुस्त आयद। सरकार को, वित्त मंत्रालय को और आईबीसी को ये समझ में आया कि वो जो इंसॉल्वेंसी का, ये जो बैंक्रप्सी में, दिवालिये में अदालत में गई कंपनियां उनको बेचकर हासिल क्या कर रहा है, मिल क्या रहा है। 100 रुपए की एसेट को बेचने पर 5-10 कितने रुपए मिल रहे हैं, लंबे समय बाद ये समझ में आया। आंकड़ा ये बताता है कि अभी तक 2,92 लाख करोड़ रुपए के आसपास की एसेट्स का रिजोल्यूशन या रिकवरी की गई, जिसमें रिकवरी का रेशियो केवल 30 से 31% है। और अब ऐसी स्थिति में ये आईबीसी पर भी दबाव है, सरकार पर भी, वित्त मंत्रालय पर भी दबाव है कि वो जो संपत्तियां हैं जिनकी बिक्री की जाती है या जिनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है कर से निकालने के बाद, उनका वैल्यूएशन सही करे, उनका मूल्यांकन सही करे। ये बात आईबीसी की तरफ से भी कही गई है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में आईबीसी में के दायरे में गई संपत्तियों के मूल्यांकन के नियम बदलेंगे और उन्हें कुछ और वास्तविकताओं के आधार पर देखा जाएगा। क्योंकि अगर दोनों तरफ से देखें विपुल, तो इस प्रक्रिया में दोनों तरफ से रिजोल्यूशन के बाद भी जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको नुकसान हुआ। बैंकों को 70%, 80%, 90% तक हेयर कट लेना पड़ा। यानी जिसने कर्ज दिया उसकी लगभग 90% पूंजी तो डूब गई, जो 90% कर्ज था डूब गया, 10% का उनका हेयर कट मिला। और जो एसेट रेजोल्यूशन के लिए गई उसमें भी रिकवरी केवल 28 से 30% की ही हुई। तो कुल जमा आईबीसी की प्रोसेस एक तरह से कंपनियों को पिछले दरवाजे से कंपनियों से निकल जाने की प्रक्रिया जैसी हो गई कि प्रमोटर्स ने कंपनी बैंक्रप्टी में डाली और उसके बाद वो बैंकों का भी पैसा डूबा, बाकी स्टेक होल्डर्स का भी पैसा डूबा और कंपनियां बाहर निकल गई। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सुधार आईबीसी की दृष्टि से हो सकता है, जिस पर अब चर्चा चल रही है। बिल्कुल। इधर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2023 के लिए भारत के ग्रोथ अनुमान को बढ़ा दिया है। मूडीज का मानना है कि 2023 के दौरान भारत की ग्रोथ 6.7% रह सकती है। इससे पहले एजेंसी ने 5.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। साल 2024 के लिए एजेंसी ने ग्रोथ अनुमान को 6.5% से घटाकर 6.1% कर दिया गया है।
भारत की ग्रोथ को लेकर के सर अब जो अनुमान आ रहे हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अलग अलग आंकड़े निकल करके आ रहे हैं और आगे की स्थिति क्या दिखाई दे रही है सर? पहली तिमाही के आंकड़ों के बाद कई एजेंसियों ने अपने ग्रोथ अनुमान में बढ़ोतरी की है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये अनुमान उसी दायरे में है, 6 से 6.5% के आसपास के हैं। कुछ थोड़े अनुमान पहले कंजर्वेटिव थे, 6 से नीचे थे, उस 6 से 6.5% के आसपास पहुंच रहे हैं। रिजर्व बैंक का भी अनुमान ऐसा ही है और वित्त मंत्रालय का अनुमान भी ऐसा ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये साल 6 से 6.5% का साल हो सकता है। आप इस बात पर खुश हो सकते हैं, संतोष कर सकते हैं कि दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की आर्थिक विकास दर ज्यादा है, पर भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था का आकार भी छोटा है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का आकार बड़ा भी है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी के ताजे आंकड़े आए उनमें दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स में दिखाई दे रहे हैं जिनको करीब से जिन पर नजर रखनी होगी, क्योंकि डिमांड की साइड से, मांग की साइड से उपभोक्ता खपत के मोर्चे पर अभी बेहद गंभीर चुनौतियां बनी हुई। अभी हम आपको मानसून की, सूखे की बात कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में मांग की कमी की बात कर रहे हैं, और दूसरी बड़ी चुनौती निर्यात के आधार पर बनी हुई है। भारत का निर्यात इस साल बेहद खराब परिस्थिति में था और अब जो बचे हुए निर्यात हैं वो भी सिकुड़ रहे हैं, क्योंकि कृषि निर्यात को रोकने की भी कोशिश की गई और फैसले किए गए। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में जो हमें रिकवरी दिखाई दी है पहली तिमाही के दौरान, इसकी राह में सबसे बड़ी बाधा बनेंगे। और अगले छमाही में दो तिमाहियों में भारत के आर्थिक विकास दर में वो तेजी शायद ना दिखाई दे, दो वजहों से। एक तो कृषि क्षेत्र की आर्थिक विकास दर, दूसरा उस पर आधारित खपत और निर्यात के कारण। लेकिन कुल जमा 6 से 6.5% के आसपास की विकास दर इस साल उम्मीद है, यदि सूखा ज्यादा गहरा नहीं हुआ, और सूखा ज्यादा हुआ तो फिर अनुमान फिर बदलेंगे आने वाले समय में। तो अगर सूखे की स्थिति गहराती है तो फिर संकट और ज़्यादा गहरा सकता है। अर्थव्यवस्था को लेकर के एक और रिपोर्ट है। जी हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था से करीब 16 साल पिछड़ी हुई है। ब्रोकिंग फर्म बर्नस्टेन ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। बर्नस्टेन ने कहा कि पेटेंट्स के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था चीन से 21 साल पीछे है, एफडीआई के मामले में 20 साल पीछे है, फॉरेक्स रिजर्व के मामले में 19 साल पीछे है और एक्सपोर्ट के मामले में 17 साल पीछे है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 15 साल पीछे है और निजी खपत के मामले में चीन से 13 साल पीछे है। तो कुल मिलाकर चीन से भारत की अर्थव्यवस्था करीब 16.5 साल पीछे है। सर, ये जो आंकड़े अब सामने आए हैं, इन आंकड़ों की रोशनी में अगर भारत की ग्रोथ को लेकर के देखा जाए तो संकेत क्या दिखाई दे रहे हैं सर आपको? ये आंकड़े वो वास्तविकता जिन पर लगातार हम चर्चा करते हैं, और जब भी हम ग्रोथ के आंकड़े आते हैं हमारे सामने तो हम इनके इस पक्ष को देखते हैं कि हम रफ्तार में सबसे तेज हैं। पर बर्नस्टीन के इस आंकड़े के आधार पर आप जितने भी प्रमुख क्षेत्र उनमें देखें कि चीन जो कि सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक ताकत है, उससे औसतन एक दशक से ज्यादा कि पीछे भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है। और वो भी है उस स्थिति में चीन का अनुमान किया गया है जब चीन अपने इतिहास की सबसे खराब विकास दर में है, 5% से नीचे की आर्थिक विकास दर में। चीन ने की पूरी पीढ़ी ने कभी 5% से नीचे की विकास दर नहीं देखी। ये आंकड़ा, बर्नस्टीन का आंकड़ा, हमारे सामने एक सही आईना रखता है और हमें बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियामकों को और सरकारों को नीतियों को कैसे बनाना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बात जिसको समझना है वो पेटेंट को लेकर है। इस पर हमने चर्चा भी की, अभी हाल में इकोनॉमिकम में भी विस्तार से इस बात पर चर्चा की कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौतियों में से बड़ी चुनौती फार्मास्यूटिकल है, जहां पेटेंट की जरूरत है। तकनीक पर हमारी निर्भरता आयात पर है, जिस पर हम आज भी चर्चा करेंगे। वहां भी हमारी बड़ी चुनौती शोध और विकास की है। चीन की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में उसके शोध, विकास और विज्ञान और पेटेंट का बड़ा योगदान है। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर ना तो भारत की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त है, 6.5% की आर्थिक विकास दर, ना तो हमारी अपनी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त है। जितनी आबादी को आपको मध्यम आय और निम्न आय वर्ग से निकालकर मिडिल क्लास में लाना है, और ना ही दुनिया में होड़ की दृष्टि से, जिन देशों के साथ आप होड़ कर रहे हैं उनकी दृष्टि से भी पर्याप्त है। तो ग्रोथ के इंजन में अभी और ज्यादा ताकत डालने की जरूरत है। निश्चित रूप से कि अगर ये गैप कम करना है, और ये करीब 1.5 दशक से ज़्यादा का जो गैप है अगर उसे कम करना है तो ग्रोथ के इंजन में और रफ्तार लानी होगी। इधर आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी के मामले में ये साल उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा।
कई कंपनियों ने अभी तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं की है और जिन कंपनियों ने वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा हुई है वहां पर या तो जूनियर स्तर के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है या फिर बहुत कम बढ़ोतरी देखने को मिली। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस और विप्रो में इस साल अभी तक वेतन बढ़ोतरी का ऐलान नहीं हुआ। एचसीएल टेक में सिर्फ जूनियर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है और टीसीएस में सिर्फ 6 से 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब सर, जॉब मार्केट को लेकर के क्या स्थिति नज़र आ रही है? आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है और वहाँ पर इस तरह का स्लो डाउन तो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और आईटी सेक्टर में के रोजगार के परिदृश्य का दूसरा दौर हम देख रहे हैं। पहला दौर छटनी का था, कटौती का था, वो लगभग स्थिर हो गया। अब हम छटनियां बंद होती देख रहे हैं। हमने पूरा लगभग 8-9 महीने पिछले साल सितंबर अक्टूबर के बाद से देश की सभी प्रमुख कंपनियां, चाहे वो स्टार्टअप हो या सर्विसेज हो या आईटी सिस्टम्स प्रोवाइडर हो, इनमें बड़े पैमाने पर छटनी देखी थी। उसके बाद अब दूसरा दौर आया और यहाँ से भी खबर बहुत संतोषजनक नहीं है। आईटी सेक्टर में सीनियर लेवल के कर्मचारियों की तनख्वाहों में बढ़ोतरी नहीं हो रही। कंपनियां इसके जरिए क्या संकेत देना चाहती हैं, हमें समझने की जरूरत है। सीनियर लेवल के कर्मचारियों के रिश्ते के बाजार में शायद कंपटीशन ज्यादा है और चूंकि छटनी हुई और वहां से महंगे कर्मचारी निकाले गए हैं तो इसलिए विकल्प उपलब्ध हैं। इसके बजाय कंपनियों ने जूनियर कर्मचारियों की तनख्वाहों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी की है। कुछ बड़ी कंपनियों ने काफी कम बढ़ोतरी की है। तो इस साल अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब का परिदृश्य देखें तो नई नौकरियां तो उम्मीद ही खत्म, आने की संभावना ही, हायरिंग की संभावना ही पिछले साल खत्म हो गई थी। पहले दौर में छटनी हुई और अब दूसरे दौर में कंपनियां अपनी बैलेंस शीट को और अपने खर्चों को सीमित करने के लिए बेहद जरूरी इंक्रीमेंट्स दे रही हैं। ये पहली बार है, साल लगभग एक दशक में पहली बार भारत के सूचना तकनीक उद्योग में ऐसी परिस्थिति देखी जा रही है जब नौकरियां भी छटनी हुई और तनख्वाहों में बढ़ोतरी भी नहीं हुई। ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड पर, मिडिल क्लास की डिमांड पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि भारत के मिडिल क्लास को, नए मिडिल क्लास को बनाने में सूचना तकनीक उद्योग का, आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। भारत का जो नया मिडिल क्लास आपको बड़े प्रमुख शहरों में, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, दिखता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, 60% 70% हिस्सा, उसकी खपत, उसकी डिमांड आईटी सेक्टर से ही आती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे इस तरह की स्थिति होगी तो बाकी जो सेक्टर्स होंगे उन पे, उनकी डिमांड्स पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की वैधता की घोषणा के बाद केंद्र सरकार इन सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का चीन से इंपोर्ट रोकने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस तरह की व्यवस्था पर काम कर रही है, जिसके तहत लैपटॉप, कंप्यूटर और सर्वर जैसे तैयार आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट सिर्फ भरोसेमंद देशों यानी ट्रस्टेड जियोग्राफी से करने की अनुमति होगी। संभावना ये भी है कि भरोसेमंद देशों की लिस्ट में चीन का नाम नहीं होगा। सर, अब पहले लैपटॉप पे इंपोर्ट पे पूरी तरह बैन, और अब ये नई बात की शायद जो पसंदीदा दोस्त होंगे, जो कंट्रीज़ होंगी, अब ये कौन हो सकते हैं सर? कौन सी जियोग्राफी को इस नियम के जरिए टारगेट किया जा सकता है? क्या इशारों में चीन पर ही निशाना है? लैपटॉप इंपोर्ट पर सख्ती का नियम, जैसा हमने कहा था शुरुआत से, हम कह रहे हैं कि सरकार के गले फंस गया। जितनी ताकत से इसको घोषित किया गया, उसकी विरोध के बाद इस पर अमल टाल दिया गया। और अब लगातार मनी सेंट्रल के दर्शकों को बता रहे हैं कि इसमें बदलाव होंगे और ये आसान नहीं है। और अब ये नए संकेत मिले हैं कि सरकार इस पाबंदी को दोबारा लागू करने के लिए, जिसकी समय सीमा अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी, लागू करने से पहले इसमें एक और रास्ता निकालना चाह रही है। इसके कई सारे आयाम समझना जरूरी है। पहली चीज तो ये बात पहली बार निकल कर आई है कि भारत अब अपने आयात को ट्रस्टेड ज्योग्राफीज और अनट्रस्टेड ज्योग्राफीज के बीच में बांटेगा। ये नई बात होगी कि ये निर्धारित किया जाएगा। हालांकि स्पष्ट नहीं, कि सरकार ने भी खुलकर नहीं कहा, पर सूत्रों के हवाले से ये कि अगर लैपटॉप, कंप्यूटर हार्डवेयर, डिस्क और बाकी इक्विपमेंट्स, बाकी कंपोनेंट्स कहीं से आने हैं तो केवल चुने हुए देशों से आएंगे। अब इसका इस फैसले के कई सारे आयाम हैं। जैसा कि विपुल आपने कहा कि चीन का इसमें नाम नहीं होगा। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में, आयात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन की है। करीब करीब 37 से 40% के आसपास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चीन के जरिए आते हैं भारत में। और हाल में जब इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया भी गया था तो उसमें शायद सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पीएलआई के बाद भी नहीं रुका, कम नहीं हुआ, बल्कि जितना
पीएलआई में निवेश आया उतना ही ज्यादा आयात बढ़ता चला गया। एक तरह से हमने चीन के लिए भारत में फैक्ट्रियां क्रिएट कर दी, फैक्ट्रियां भारत में लगी लेकिन वो माल चीन का लाकर यहां बना रही थी। ये बड़ी दुविधा की असमंजस की स्थिति है, आत्मनिर्भरता के बजाय चीन निर्भरता बढ़ती चली गई। तो इसमें दो परिदृश्य दिखते हैं। एक परिदृश्य तो ये दिखता है कि शायद पश्चिम के देशों का और अमेरिका का दबाव है। ये संकेत इसलिए दिया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आने वाले हैं G20 की बैठक में। उनसे पहले चीन अमेरिका की प्रमुख कंपनियां खुलकर भारत के खिलाफ जो बाइडेन से शिकायत कर चुकी हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि जो बाइडेन के साथ आने वाला आला प्रतिनिधिमंडल काफी मजबूती के साथ भारतीय पक्ष के सामने ये जो नया लाइसेंस परमिट राज आया लैपटॉप का, इसका मामला उठाएगा। उससे पहले सरकार संकेत देने की कोशिश करेगी शायद कि नहीं, कुछ जगहों से ही ये प्रतिबंध लागू होगा, बाकी देशों से इसका आयात होता रहेगा। इसका संकेत शायद दिया जाएगा और इस हिसाब से नियमों में बदलाव किया जाएगा। और जैसा आपने इशारा किया कि ये मान के चलें सर कि ये यूरोप और अमेरिका के प्रेशर में ही उठाया गया कदम है, और दूसरा फिर तो भारत के जो अपने यहाँ के जो कंज्यूमर है उनके लिए भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि चीन से इसीलिए आयात करते हैं कि वहाँ थोड़ा सस्ता प्रोडक्ट मिलता है। हाँ, अब ये बड़ी दुविधा है क्योंकि ये बात तो स्वाभाविक सी बात है, हम लगातार बता ही रहे हैं कि अमेरिका ने तो स्पष्ट रूप से इस बात कही, और भारत को ये भी डर है कि ये पाबंदी WTO के नियमों पर कितनी टिकाऊ रह पाएगी, क्योंकि इस तरीके की पाबंदी जो WTO के मैंडेट और उनकी शर्तों और नियमों के हिसाब से चुनौती देने लायक है। और अमेरिका की कंपनियां और यूरोप की भी कंपनियां, खासतौर पर अमेरिका की कंपनियां इसे लेकर अमेरिका की सरकार के जरिए WTO में भारत के फैसले को चुनौती दे सकती हैं, क्योंकि WTO की पूरी रिजीम इस तरीके के लाइसेंस परमिट राज पर, इस तरीके की नॉन टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने के खिलाफ है। तो ये तो लग रहा है कि दबाव काम कर रहा है, जो हम लोगों ने लगातार इसको गहराई से समझने की कोशिश की थी। अब दूसरी बड़ा पहलू ये कि भारतीय बाजार में हार्डवेयर कंप्यूटर के या कंप्यूटर से जुड़े हुए पुर्जों के बाजार में चीन का रोल केवल सप्लायर का ही नहीं बल्कि कीमतें कम करने का भी है। और यहां तक कि अमेरिका की कंपनियां भी जो अमेरिका के ब्रांड्स भारत में बेच रही हैं, उनका भी एक बड़ी सोर्सिंग चीन से है, प्रोडक्ट्स की और कंपोनेंट्स की। वो ये बात तो आप नहीं रोक सकते, तो वो कंपोनेंट्स वाया चीन से अमेरिका जाते हैं और उसके बाद अमेरिका की कंपनियां उसे लेकर आती हैं। पर हाँ, अगर उसे चीन की ज्योग्राफी से आने से रोका गया तो भारत में स्वाभाविक सी बात है कि लैपटॉप, उनके पुर्जे, कंपोनेंट, सेकेंडरी मार्केट, उनका जो भी मार्केट है वो महंगा हो सकता है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जितनी डिमांड भारत में है इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की, उतनी डिमांड पूरी करने की क्षमता दुनिया की और कौन सी ज्योग्राफीज में होगी इस कीमत पर, यह भी देखने की बात होगी कि उतना कंपोनेंट, उतनी चीजें, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा बाजार है कंप्यूटर हार्डवेयर के हिसाब से, यह भी देखना होगा। पर इस फैसले को करने के बाद सरकार कई तरह से चीजों में उलझ गई है, ऐसा लगता है। निश्चित रूप से। और लेकिन सर, जिस तरह की कंडीशंस लगाई जा रही हैं, इतनी सारी कंडीशंस के साथ क्या इंपोर्ट हो पाएगा? अभी ये देखना होगा विपुल की कंडीशंस किस तरह से आती हैं। जैसे इसमें क्या है कि ट्रस्टेड डेस्टिनेशन के साथ क्या सरकार रूल्स ऑफ ओरिजिन भी लगाएगी कि एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप की स्क्रीन और उसके 5 कंपोनेंट अगर चाइना में बने और उसके बाद वो चाइना से निकलकर थाईलैंड में या वियतनाम गए हैं या किसी दूसरे देश में गए और वहां वो तैयार होकर निकल कर आए, तो इन्हें कैसे रोका जाएगा, एक देखने की बात होगी। और दूसरी चीज है कि इतनी सारी शर्तों के साथ आयात करना और ज्यादा जटिल हो जाएगा भारत के बाजार के लिए। भारत की चुनौती है कि उसे सूचना तकनीक के उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, नई तकनीक के निवेश के लिए काफी उदार और मुक्त आयात की जरूरत है आईटी टेक्नोलॉजी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के। पर चीजें कुछ इस तरह से उलझ गई हैं कि पीएलआई स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के मामले में चीन और आयात पर निर्भरता कम नहीं कर पाई है, तो इसलिए उलझन तो है। अब अगली अधिसूचना का इंतजार रहेगा। शायद G20 की बैठक में अमेरिका से बातचीत के बाद भारत इस मामले में कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। बाजार की फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, अभी उनके पास अभी ये स्पष्ट लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा, और शर्तें बढ़ेंगी, शर्तें ढीली होंगी या शर्तों के भीतर शर्तें आएंगी, ये देखना होगा। चलिए, तो नजरें लगातार हमारी मनी 9 की बनी हुई हैं, और जैसे इस मामले में थोड़ी सी स्पष्टता आती है तो फिर आपके लिए लैपटॉप महंगा होगा, सस्ता होगा, क्या होगा, उस पर हम विश्लेषण जो है अंशुमान सर से बिल्कुल कराएंगे। लेकिन अमेरिकी डॉलर में तेज़ी के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव अब बढ़कर के $79 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। आशंका जताई जा रही है कि तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस की तरफ से फिर से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला हो सकता है। इसी आशंका की वजह से कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। इस बीच डॉलर की बात करें तो डॉलर इंडेक्स फिर से बढ़ करके अब
104 के ऊपर पहुंच गया है। सर, अब कच्चे तेल को लेकर के फिर से टेंशन, क्या $90 के पार हो जाएगा कच्चा तेल? क्रूड ऑयल का मामला कुछ और पेचीदा हो रहा है भारत के लिए। इधर चुनाव सामने है, भारत ने अभी, सरकार ने अभी लंबे समय बाद एलपीजी की कीमत 200 रुपए पर सिलेंडर घटाई है। तेल कंपनियों को सब्सिडी देने से मना कर दिया। तेल कंपनियां वैसे ही बेचैन हैं क्योंकि अभी तो चुनाव का चक्र शुरू ही हुआ है और ये बहुत लंबा जाना है, यहाँ से लेकर मई तक जाना है। और सरकार लगातार ऐसी रियायतें देगी क्योंकि भारत में तेल की कीमतें चुनाव के आधार पर तय होती। और इधर कच्चे तेल की कीमत अब करीब करीब $89 के आसपास पहुंच गई है। दो बड़ी वजहें दिखाई दी। पहली वजह तो ये दिखाई दी कि ओपेक देशों ने, जैसा हमने बताया था, कि सप्लाई की साइड से चीजों को कंट्रोल कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया है। और अब ओपेक देश कीमतों को $90 के आसपास रखना चाहते हैं, क्योंकि ओपेक देशों की भी सहमति के आधार पर अब जो प्रोडक्शन कट का शेड्यूल था वो सब जगह लागू होने लगा है। इसलिए हमें बाजार में तेल की सप्लाई सीमित दिखाई देने लगी है। ओपेक देशों ने बड़ी चतुराई के साथ चीन से आने वाली मांग में कटौती की संभावना को ध्यान में रखते हुए उत्पादन में को रेगुलेट कर लिया है, घटा लिया है। इसलिए अब अगर बाजार में जितनी कच्चे तेल की मांग है उसी हिसाब से आपूर्ति हो रही। दूसरा जो तत्काल बड़ा असर हमें कच्चे तेल की कीमत में कल दिखाई दिया कि वो $89 से $90 के पास पहुंच गया, उसकी बड़ी वजह थी कि वेनेजुएला के तेल निर्यात में एकदम तेज गिरावट आई। करीब 38% के आसपास वेनेजुएला का ऑयल एक्सपोर्ट गिर गया, जो कि तीन साल के सबसे ऊंचे स्तर पर था। तो ओवरऑल जो ऑयल की सप्लाई का मार्केट था उसमें वेनेजुएला की सप्लाई में भी कमी आई, जिस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का रुख $90 के आसपास दिखाई दिया। और जैसे हमने शुरुआत में कहा कि ये मौका भारत के लिए काफी संवेदनशील है। खाद्य महंगाई पहले से मौजूद है। कच्चे तेल की कीमतों के साथ पेट्रोल डीजल की महंगाई अगर नहीं बढ़ेगी तो तेल कंपनियां ब्लीड करना शुरू करेंगी सरकार को ऐसी स्थिति में। और तीसरी बड़ी चीज है कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती के कारण रुपया कमजोर है, जो कि हम बराबर बता रहे हैं। तो ये तीनों फैक्टर इस तरीके के हैं जो महंगाई के संतुलन को या महंगाई के प्रबंधन को रिजर्व बैंक और सरकार के लिए काफी कठिन बनाएंगे आने वाले समय। तो चुनाव के नज़दीक सरकार के लिए बिल्कुल तलवार की धार जैसी स्थिति है कि किस तरीके से संतुलन बनाया जाए। चलिए, इस पर निर्णय डालेंगे, लेकिन खबरें बहुत ज़्यादा रहती हैं, समय थोड़ा कम रहता है, तो फटाफट खबरों पर निर्णय डालते हैं हमारे खास सेगमेंट झटपट में। कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अगर कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर को लक्ष्य पूरा होने पर कोई गिफ्ट देती हैं तो कंपनियां उस गिफ्ट की खरीद पर दिए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकती हैं। जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर फैसला देने वाली कर्नाटक की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की तरफ से इस बारे में ये फैसला किया गया है कि अब यहाँ पर जो है वो इनपुट क्रेडिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। रुपए में विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तरह के एक और प्रयास में ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है जिसके तहत अगर कोई देश या फिर कोई विदेशी कंपनी भारत सरकार या भारतीय कंपनियों से कर्ज लेती है तो उस कर्ज का भुगतान रुपए में लिया जाएगा। इस व्यवस्था को उन देशों के साथ बढ़ावा दिया जाएगा जिनसे भारत ज़्यादा आयात करता है और निर्यात कम करता है। इस तरह के प्रयासों के जरिए सरकार रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के तौर पर स्थापित करना चाहती है। सर, ये कुछ एक और महत्वपूर्ण खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं जिस पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे कि उसके अलावा एक दो खबरें और हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। नई कोशिश है रुपए को लेकर कि दुनिया के जिन देशों ने भारत से कर्ज दे रखा है, कम देश हैं दुनिया में जिनको कर्ज दे रखा है, उनको है या व्यापार घाटा है तो उसका भुगतान रुपए में किया जाए। मुद्दा और दुविधा वही है रुपए को लेकर कि रुपया लेने वाला देश रुपए का इस्तेमाल दुनिया में और कहाँ करेगा, भारत से अगर वो कुछ आयात नहीं करता है। तो अभी हाल में जो रिजर्व बैंक का एक पेपर इस पर आया था, रुपए के को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की कोशिशें जिस तरह से कोशिश आई थी फिर कमजोर पड़ी थी, उसके बाद जो प्रपोजल आया था उसमें बात कही गई थी कि सरकार को द्विपक्षीय आधार पर पहले दुनिया के देशों में रुपए के रिजर्व बनाने पर ध्यान देना चाहिए। दुनिया के देश रुपए का रिजर्व बनाएं और उसका इस्तेमाल बाकी जगह करना शुरू करें। फिर एक और कोशिश है, इस पर भी इसे देखना होगा आने वाले कुछ महीनों में कि कितने देशों ने इस विंडो का फायदा उठाया, इस विंडो के जरिए भारत से भारतीय करेंसी में कारोबार किया। ठीक, और एक और खबर का रुख कर लेते हैं। लोकप्रिय ड्रिंक बनाने वाली कंपनी रसना को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। रसना को लॉजिस्टिक सेवा देने वाली एक कंपनी ने 71 लाख रुपए की वसूली के लिए रसना को एनसीएलटी कोर्ट में घसीटा है। एनसीएलटी कोर्ट ने भी रसना के खिलाफ याचिका को मंजूर कर लिया है। अंशुमान सर, आज आप इस कार्यक्रम में जुड़े और मुंबई से भी आपने अपना विश्लेषण उसी तरीके से किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब मनी सेंट्रल को यहीं पर अब समेटने का वक्त हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा ऐप मनी9 का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप तुरंत डाउनलोड कर लें, क्योंकि अब बहुत सारे हमारे एक्सक्लूसिव कार्यक्रम सिर्फ हमारे ऐप पर ही उपलब्ध हैं।
और अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, खबरों को और डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो money9.com पे आप जाइए और वहाँ पर आपकी जेब से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपको मिल जाएंगी। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप money9 के साथ बने रहिए। नमस्कार। का तमाम ये कम्बोज लाल है।